नमस्कार बच्चों, मैं विनोद वत्स गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल बास की तरफ से आप सभी का केमिस्ट्री की दुनिया में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम कर रहे हैं बेटा +1 क्लास की पहली यूनिट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और ये है हमारी वीडियो नंबर 8। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एंड मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं बर्जीलियस हाइपोथेसिस एंड एवोगैड्रो लॉ और हम करेंगे उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ एवोगैड्रो लॉ। तो बर्जीलियस हाइपोथेसिस क्या है? बर्जीलियस ने जो गैसियस वॉल्यूम था उसके ऊपर अपनी एक स्टेटमेंट दी और उसने कहा कि भाई कोई भी गैसेज हैं, यदि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, यानी कि अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम। बर्जीलियस ने अपनी एक स्टेटमेंट दी कि कोई भी गैस हो, चाहे वो हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो यदि उनकी वॉल्यूम सेम है और टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन सेम है तो उनमें एटम्स की संख्या क्या रहेगी, बराबर बराबर रहेगी। तो इसको नाम दिया बर्जीलियस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्यों कहते हैं? क्योंकि बर्जीलियस जो है अपनी स्टेटमेंट को आगे प्रैक्टिकली प्रूव नहीं कर सका, इसलिए ये जो है प्रैक्टिकली जस्टिफाई नहीं हो पाई थ्योरेटिकली, तो इसलिए इसका नाम क्या रह गया, हाइपोथेसिस। अब जो बर्जीलियस ने कहा कि भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ एटम्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, लेकिन वो जस्टिफाई नहीं हो पाया। तो फिर एवोगैड्रो ने इसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दिया और उसने कह दिया कि भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। एटम की जगह उसने एक वर्ड यूज कर दिया मोलिक्यूल, और वो फिर वो प्रैक्टिकली प्रूव कर गया, थ्योरेटिकली प्रूव हो गई। तो इसलिए एवोगैड्रो का जो स्टेटमेंट थी वो तो लॉ बन गया और बर्जीलियस की क्या रहेगी, हाइपोथेसिस। तो शुरू करते हैं बेटा बर्जीलियस से हाइपोथेसिस। क्या कहते हैं इसको? बर्जीलियस हाइपोथेसिस, according to this equal volume of gases contains equal number of atoms under similar condition of temperature and pressure। इसने कहा कि भाई इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज, कोई भी गैस है, यदि कोई भी दो या दो से अधिक गैसेज जिनकी वॉल्यूम क्या है, सेम है, तो उनमें एटम्स की संख्या क्या होगी, सेम होगी। कब? यदि टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। जैसे उसने कहा कि भाई इक्वल वॉल्यूम हमारे पास चाहे हाइड्रोजन है, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे नाइट्रोजन है, तो इनमें नंबर ऑफ एटम्स विल बी सेम। कब? यदि इनकी वॉल्यूम क्या है, सेम है, टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन क्या है, सेम है। तो यहाँ पे बर्जीलियस को कहने लगे कि भाई वाह क्या बात कही आपने, कि आपने जो स्टेटमेंट दी है वो बड़ी अच्छी है, लेकिन जो साइंटिस्ट होते हैं उसको जब तक कोई प्रैक्टिकली थ्योरेटिकली प्रूव ना कर दे तब तक वो लॉ नहीं बनता है, वो हाइपोथेसिस रहती है। तो इसने कहा कि भाई, फिर इससे पूछने लगे कि ये हाइड्रोजन है और ये क्या है, क्लोरीन है, और इसने क्या बना दिया भाई, HCl। ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी क्या है, गैस है। बोला ठीक है। मान लीजिए कि भाई इसके अंदर हमारे पास N एटम है, बोला ठीक है, और इसमें भी क्या है, N एटम है। अब इसकी वॉल्यूम डबल हो गई है तो इसमें क्या हो गए, 2N कंपाउंड एटम। बोला
इक्वल वॉल्यूम है तो बोले बात तो सही है। बोले हाइड्रोजन की मान लीजिए 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, तो ये क्या होगी 2 लीटर। तो इसमें एटम की संख्या n, बोले इसमें भी क्या होगी n, बोले इसमें बोले वॉल्यूम डबल होगी तो 2n हो गए। बोले ठीक है कि मान लीजिए यदि इस वॉल्यूम के अंदर एक कंपाउंड एटम है, बोले ठीक है, तो फिर इसका मतलब क्या हो गया, ये हाफ एटम और ये भी क्या है हाफ एटम। बोले हाँ, लेकिन डाल्टन ने कहा था कि एटम जो है कंबाइन इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो, यानी कि एटम जुड़ेगा तो पूरा जुड़ेगा, आधे का कोई चक्कर नहीं है। तो कहने का मतलब है जो स्टेटमेंट दी थी बर्जिलस ने वो इस बात को प्रूव नहीं कर पाया कि भाई मान लीजिए इस वॉल्यूम के अंदर एक कंपाउंड एटम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें एटम की संख्या कितनी होगी हाफ और इसमें भी क्या होगी हाफ, लेकिन ये कंट्राडिक्टरी हो गया। डाल्टन ने जो कहा था कि भाई एटम कंबाइन इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो, तो कहने का मतलब जो है बर्जिलस जो है कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स की स्टेटमेंट को जस्टिफाई नहीं कर पाया, इसलिए उसने जो बात कही वो क्या रह गई हाइपोथेसिस। अब एवोगैड्रो ने इसमें एक छोटा सा चेंज कर दिया और वो चेंज क्या था, इस एटम की जगह क्या ले दिया मॉलिक्यूल्स ले दिए। तो एवोगैड्रो लॉ इट स्टेट दैट equal volume of gases contains equal number of molecules under similar condition of temperature and pressure। तो यहाँ पे हु डिस्कवर्ड द टर्म मॉलिक्यूल, और वो क्रेडिट किसको जाता है बेटा, एवोगैड्रो ने। एवोगैड्रो ने यहाँ पे एटम की बजाय क्या वर्ड यूज कर दिया, मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स व्हेन टू और मोर एटम कंबाइन दे विल फॉर्म ए मॉलिक्यूल। तो बर्जिलस के टाइम तक जो है मॉलिक्यूल टर्म नहीं थी, तो मॉलिक्यूल टर्म को किसने दिया, एवोगैड्रो ने। तो इसने प्रूव कर दिया कि भाई जैसे हाइड्रोजन जो है और ये क्या थी बेटा क्लोरीन, और इसने मिलके क्या बना दिया HCl गैस। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। तो मान लीजिए भाई इसमें n एटम है, तो इसमें भी क्या होंगे n एटम, तो इसमें क्या आ जाएंगे 2n मॉलिक्यूल। इनके जो कंपाउंड एटम था उसकी जगह क्या वर्ड यूज कर दिया यहाँ पे मॉलिक्यूल। अब मान लीजिए यहाँ पे हाफ मॉलिक्यूल है, सॉरी 1 मॉलिक्यूल होगा, तो ये क्या आ गया हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल। एटम की बजाय यहाँ पे उसने क्या किया n मॉलिक्यूल, इसने भी क्या ले दिया Na मॉलिक्यूल। तो इसने कहा कि भाई यदि HCl की इस वॉल्यूम में एक मॉलिक्यूल है तो ये हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन और हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए हाइड्रोजन। तो मॉलिक्यूल का हाफ होने का मतलब है एटम हो गया। तो कहने का मतलब मॉलिक्यूल हाफ हो सकता है, लेकिन जो है हमारे पास, तो एवोगैड्रो ने ये प्रूव कर दिया कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स। एटम के बजाय क्या वर्ड यूज कर दिया मॉलिक्यूल्स। तो ये था बेटा एवोगैड्रो लॉ। इसने प्रैक्टिकली इस बात को स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया। इसने डाल्टन लॉ को भी प्रूव कर दिया, और जो गे-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम था कि इक्वल इनमें जो होल नंबर रेशियो होगी 1:1 कितनी आ गई 2, तो इसमें भी कोई दिक्कतें नहीं रही। अब हम करेंगे कि जो एवोगैड्रो लॉ है
वो कहता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन्स ए इक्वल नंबर ऑफ ए मॉलिक्यूल्स अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ ए टेम्परेचर एंड ए प्रेशर। तो इसकी एप्लीकेशन क्या है, आइए वो देखते हैं। Application of Avogadro law. एप्लीकेशन ऑफ एवोगैड्रो लॉ, जो इसकी पहली एप्लीकेशन है बेटा वो है टू कैलकुलेट द एटॉमिसिटी ऑफ एलिमेंट्री गैसेस। टू डिटरमाइन द एटॉमिसिटी ऑफ elementary substances, elementary gases और substances। तो सबसे पहले बात आ गई बेटा यहाँ पे व्हाट इज एटॉमिसिटी। नाम में ही डेफिनेशन है, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट हैं। जैसे मैंने लिख दिया भाई ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हो गए, 2 हो गए हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए भाई हमने जो है नाइट्रोजन की बात करेंगे तो इसमें कितने एटम हो गए, 2 हैं। ओजोन की कोई बात पूछ ले तो कितने हो गए, 3। यदि मान लीजिए सल्फर है तो इसमें कितने एटम हैं, 8। तो एटॉमिसिटी मीन्स number of atom present in one molecule of a elementary gas or elementary substance. It is the total number of atoms present in one molecule of elementary gas or substance। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स एटॉमिसिटी, ऑक्सीजन की कितनी होगी, 2। नाइट्रोजन की कितनी है, 2। ओजोन की कितनी है, 3। सल्फर की कितनी होगी, 8। P4 कितनी है बेटा, 4। ये जो एटॉमिसिटी टर्म है ये एलिमेंट्री गैस के केस में या एलिमेंट्री सबस्टांसेस यानी कि नेचर में जो जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए लागू होती है। मान लीजिए बेटा कोई ये कह दे कि भाई CO2 जो है इसकी एटॉमिसिटी, वैसे तो इसमें 2 एटम ऑक्सीजन के हैं, 1 कार्बन का है, लेकिन ये एलिमेंट्री सबस्टांस नहीं है, ये कंपाउंड है, तो इसलिए इसकी एटॉमिसिटी काउंट नहीं करते हैं। कोई ये मान लीजिए आपको कंफ्यूज करने के लिए कोई ये पूछ ले भाई H2SO4 की एटॉमिसिटी बताइए, ये कंपाउंड है बेटा, ये एलिमेंट्री सबस्टांस के केस में ही लागू होती है और जनरली किसके केस में, एलिमेंट्री गैसेस जो नेचर के अंदर एलिमेंटल फॉर्म में जो गैस होती हैं उनके लिए ही लागू होती है। इसके अलावा जो सल्फर और फास्फोरस है जो नेचर में इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए भी लागू है। ये जो बाकी कंपाउंड है उनके लिए लागू नहीं है, याद रह जाएगी। तो एटॉमिसिटी यानी कि नंबर ऑफ एटम बताने की इसने
क्या कर दी, पहली एप्लीकेशन, यानी कि मॉलिक्यूल को इसने डिफाइन किया था उसी के बेसिस के ऊपर कि भाई ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम जुड़ गए, 2 जुड़ गए, नाइट्रोजन वाले में कितने जुड़ गए, 2 जुड़ गए, ओजोन के एक मॉलिक्यूल में कितने एटम हो गए, 3 हो गए, सल्फर के एक मॉलिक्यूल में कितने हो गए बेटा, 8 जुड़ गए हैं, और फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में कितने आ गए, 4 एटम हो गए हैं। तो एलिमेंट्री सबस्टांसेस या एलिमेंट्री गैसेस के एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है उसको किसने काउंट करने में मदद कर दी, एवोगैड्रो लॉ ने। सेकंड एप्लीकेशन है बेटा, टू कैलकुलेट रिलेशनशिप बिटवीन वेपर डेंसिटी एंड ए मोलिकुलर मास। सेकंड एप्लीकेशन है बेटा, to find the relationship between vapor density of gas and molecular mass। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है, हमने ये निकालना है बेटा, ये डेरिवेशन करना है कि मोलिकुलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू डबल टू दैट ऑफ द वेपर डेंसिटी। ये डेरिवेशन करना है, किसी भी गैस का मोलिकुलर मास उसकी वेपर डेंसिटी का क्या होता है बेटा, दुगना होता है। ये फार्मूला हम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा, व्हाट इज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी क्या है बेटा, किसी भी गैस की डेंसिटी हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट, क्योंकि सबसे हल्की जो गैस है नेचर में वो हाइड्रोजन है, तो कोई भी गैस हाइड्रोजन के कंपैरेटिव कितने गुना भारी है वो क्या कहलाती है, उसकी वेपर डेंसिटी। इट इज द रेशियो ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ द गैस ऑफ सेम वॉल्यूम टू द मोलिकुलर मास ऑफ द हाइड्रोजन गैस। और वेपर डेंसिटी इट इज द रेशियो बिटवीन, it is the ratio between mass of certain volume of gas and mass of hydrogen gas of same volume under similar condition of temperature and pressure। यहां पे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, वेपर डेंसिटी क्या हो गया, mass of certain volume gas divided by mass of hydrogen gas of same volume। वेपर डेंसिटी, किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी जो है उस गैस का मास डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस, वॉल्यूम उनकी क्या रहेगी, सेम रहेगी। इसको फिर जो है यहाँ पे अब वॉल्यूम क्या है बेटा, सेम है, तो मान लीजिए इसमें उस गैस के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं, तो हाइड्रोजन के भी क्या हो जाएंगे, n मॉलिक्यूल्स। तो हम इसको एवोगैड्रो लॉ के आधार पे वेपर डेंसिटी यानी कि मास ऑफ n मॉलिक्यूल
ऑफ गैस, और ये आ गया मास ऑफ एन मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब एन मोलिक्यूल्स की जगह गैस का क्या ले लिया बेटा, एक मोलिक्यूल्स, तो मास ऑफ वन मोलिक्यूल गैस, और ये आ गया मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब हमारे पास इस केस में अब एक मोलिक्यूल, किसी भी गैस का एक मोलिक्यूल का मास उस गैस के किसके बराबर होता है, मोलिकुलर मास, और मास ऑफ वन मोलिक्यूल ऑफ ए हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के अंदर कितने एटम है बेटा, हाइड्रोजन के दो एटम हैं, एक और एक दो, तो यहाँ पे मास ऑफ टू एटम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिख सकते हैं, तो और वो उसके ग्राम एटॉमिक मास के बराबर है। तो इसको हम इस प्रकार से मॉडिफाई करेंगे, वेपर डेंसिटी किसके बराबर, ग्राम मोलिकुलर मास और हाइड्रोजन का ग्राम मोलिकुलर मास कितना होता है, 2। अब इसको इधर ले आए तो हमारे पास डेरिवेशन क्या बन गया, 2 इंटू वेपर डेंसिटी किसके बराबर, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ गैस। तो ये फार्मूला हमारे पास डिराइव हो गया, ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ गैस is equal to double to that of the vapor density। वेपर डेंसिटी की डेफिनेशन देखिए बेटा, क्या कहता है, इट इज द रेशियो बिटवीन मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस टू द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ सेम वॉल्यूम। अब वॉल्यूम सेम है तो एवोगैड्रो लॉ ने कहा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेज कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो यदि इस वॉल्यूम के अंदर n मॉलिक्यूल्स हैं तो हाइड्रोजन की भी वॉल्यूम के अंदर क्या होंगे, n मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जो गैस है जिसकी हम वेपर डेंसिटी निकाल रहे हैं, तो यदि उसका एक मॉलिक्यूल्स ले लें तो हाइड्रोजन का भी क्या हो जाएगा, एक मॉलिक्यूल्स। तो किसी भी गैस के एक मॉलिक्यूल का जो मास है वो किसके बराबर होता है, ग्राम मोलिकुलर मास के बराबर होता है। और यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन का जो मास है वो कितना होता है, 2 हो गया। तो इसको इधर ले आए तो ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ एनी गैस दैट इज इक्वल टू द डबल टू दैट ऑफ द वेपर डेंसिटी। ये फार्मूला आपने याद रखना है। डेरिवेशन शायद पूछे ना पूछे, लेकिन फार्मूला न्यूमेरिकल में आपको निकालना याद रखना पड़ेगा। सेकेंड, थर्ड एप्लीकेशन जो है हमारे पास एवोगैड्रो लॉ की होगी बेटा। टू डिराइव रिलेशनशिप बिटवीन ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम ऑफ द गैस। यहां पे हम थर्ड एप्लीकेशन जो है मोलिकुलर मास और मोलिकुलर वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है तो वो हम डिराइव करेंगे। थर्ड एप्लीकेशन, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड ए वॉल्यूम ऑफ द गैस। टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन mass and volume of gas। तो यहां पे हमने अभी फार्मूला निकाला बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ गैस इज इक्वल टू डबल टू दैट ऑफ द वेपर डेंसिटी। किसी भी गैस का जो मोलिकुलर मास है
वो उसकी वेपर डेंसिटी का क्या होता है, डबल होता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दो वेपर डेंसिटी क्या होती है, मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइड बाय मास ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ सेम वॉल्यूम। या पहले वाले डेरिवेशन का आप उल्टा करते चलेंगे। अब ये कहता है कि मास, अब वॉल्यूम जो है 1 लीटर मान लें, इसका भी क्या मान लें बेटा 1 लीटर, तो ये क्या आ गया, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड ए प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन होता है और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेयर। तो STP के ऊपर जो टेम्परेचर है बेटा वो 273 है और प्रेशर जो है 1 एटमॉस्फेरिक होता है। ये STP की कंडीशन है। ये भी यानी कि गैस की एक वॉल्यूम ले ली, 1 लीटर ले लिया है, तो हाइड्रोजन का भी क्या हो जाएगा, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट STP। हाइड्रोजन गैस का जो मास है वो क्या हो जाएगा, 1 लीटर। अब हमारे पास हाइड्रोजन गैस का जो मास है वो किसके बराबर होता है बेटा, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP। और हाइड्रोजन की 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का मास STP पे है 0.089। अब यहां से बेटा जो है इसको इससे डिवाइड करेंगे, यानी कि 2 डिवाइड बाई 0.089 और ये जो है क्या आ गया, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP, मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP। इसको इससे डिवाइड कर दिया और ये आ गया बेटा 22.4। मास ऑफ 1 लीटर ऑफ गैस एट STP। और इसको हम लिख देंगे मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस, मास ऑफ 22.4 लीटर ऑफ गैस एट STP। तो ये किसके बराबर, मोलेकुलर मास। ये क्या था बेटा हमारे पास है, मोलेकुलर मास। किसी भी गैस का मोलेकुलर मास जो है किसके बराबर होता है बेटा, उस गैस के मास के बराबर होता है। कितनी वॉल्यूम हो उस गैस की, 22.4 लीटर गैस। STP पे 22.4 लीटर गैस का जो मास होता है वही उस गैस का क्या कहलाएगा, मोलेकुलर मास। तो ये जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP इज कॉल्ड ग्राम मोलेकुलर वॉल्यूम। तो किसी भी गैस के मोलेकुलर मास में और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप है कि 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस हैज सेम मास टू दैट ऑफ द मोलेकुलर मास एट ए STP। इसका मतलब है 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP has same mass to that of molecular mass of gas. This volume 22.4 liter. So this volume is called ग्राम मोलेकुलर वॉल्यूम।
इस वॉल्यूम को हम क्या बोलते हैं बेटा, ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम। तो तीसरी एप्लीकेशन थी कि भाई मोलिकुलर मास और वॉल्यूम ऑफ गैस में क्या रिलेशनशिप है। तो एवोगैड्रो लॉ हमने पढ़ा बेटा, मोलिकुलर मास ऑफ द गैस इज डबल टू दैट ऑफ द वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी क्या होती है बेटा, रेशियो इन द मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड मास ऑफ हाइड्रोजन गैस टू द सेम वॉल्यूम। अब यदि वॉल्यूम गैस की 1 लीटर मान लें तो हाइड्रोजन की भी क्या होगी, 1 लीटर गैस ले लिया। अब मास ऑफ 1 लीटर ऑफ द गैस वो हम कैलकुलेट करेंगे, लेकिन हाइड्रोजन की जो गैस है, 1 लीटर हाइड्रोजन गैस का जो मास है वो किसके बराबर होता है बेटा, एसटीपी पे 0.0889। इसको इससे डिवाइड किया तो ये आ गया बेटा 22.14। तो मास ऑफ 1 लीटर ऑफ दी गैस। तो मोलिकुलर मास और वॉल्यूम में क्या रिलेशनशिप आया, मोलिकुलर मास ऑफ दी गैस इज इक्वल टू द मास ऑफ 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी। यानी कि 22.4 लीटर वॉल्यूम किसी भी गैस की एसटीपी पे जो मास रखती है वही मास उस गैस के मोलिकुलर मास के बराबर होगा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। और ये जो वॉल्यूम है 22.4 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी दैट इज इक्वल टू द ग्राम मोलिकुलर, इसको हम ग्राम मोलिकुलर वॉल्यूम भी कहते हैं। तो ये था बेटा आज का हमारा बहुत ही प्यारा सा छोटा सा टॉपिक था, एवोगैड्रो लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। यदि किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है तो ये मेरा नंबर है, इस पर फ़ोन करते रहिए 9813547787। ये जो वीडियो है आपको बेंजीन केमिस्ट्री बाय विनोद वत्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी बेटा। आपका अपना चैनल है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घर पे रहिए। थैंक यू।